हेलो दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। सो पार्ट 1 वीडियो में हमने डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट्स को, उन 6 पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझ लिया था। बट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि उस पोस्टुलेट्स को जिसने एक बेसिक थ्योरी बताई, बेसिक एटम के बारे में बताया, फिर भी उसमें क्या कमियां रह गई। तो इस वीडियो में मेनली उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कवर करेंगे, बताएंगे कि जानेंगे कि हाँ उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। ऑल्दो इस थ्योरी के एडवांटेजेस भी बहुत थे, एक ही स्टेपिंग स्टोन बना। आगे आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल ऑफ एटम्स दिए, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसका एक स्टेपिंग स्टोन बना था उनके लिए। बट ऑल्दो इस डाल्टन एटॉमिक के कुछ मेनली बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस थे जो 19th सेंचुरी और एलिमेंट्स डिस्कवर होने के बाद आए। तो चलिए इस वीडियो में हम उस डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट के डिसएडवांटेजेस मेनली डिस्कवर करेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपके CBSE 9th में टर्म 2 में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसको हम आज इस डाउट को और इस क्वेश्चन का मर्डर करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राइट, डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट 6 पोस्टुलेट्स थे। फटाफट अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए, मैं आपके साथ रिकॉल करवाती हूँ कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। राइट, सेकेंड कि सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी टाइनी एटम से बनी हैं। जो भी आपके सामने मैटर है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी है वो सारे एटम से बना है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, डाल्टन ने कहा। थर्ड वाला, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम है, जो एलिमेंट है जिसके अंदर वो एटम्स है, जिससे वो एटम से बना है, उसके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी और वो उसी की होंगी और किसी की नहीं होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट बिल्कुल इसका उल्टा है, उसमें वो बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास। और जैसे आपका और आपका फ्रेंड का वेट अलग है, आपकी और आपकी फ्रेंड की क्वालिटीज अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है, ऐसे ही उसने बोला कि 2 एलिमेंट्स की चीज़ें भी अलग होंगी। फिफ्थ पोस्टुलेट उसने बोला कि एटम जब कंबाइन होंगे, जब वो मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाएंगे, तो वो उनकी एक परफेक्ट रेशियो होगी। जैसे हमने कलर के एग्जांपल से इसमें समझा था कि अगर आपको पर्पल कलर बनाना है तो आपको रेड और ब्लू इक्वल मात्रा में मिक्स करना पड़ेगा। फिफ्थ सिक्स्थ पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। उसने बोला कि जितना भी आप एक कंपाउंड में है उसमें आपके जो रिलेटिव नंबर होंगे और जो एटम्स कंबाइन होंगे वो कांस्टेंट होंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो चलिए इस 6 पोस्टुलेट्स को फटाफट से रिकॉल करने के बाद हम आगे इसके डिसएडवांटेजेस मेनली डिस्कवर मतलब कैसे लोगों ने, मतलब डिस्कवर इसलिए बोला कि जब एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए, जब इसके डाल्टन के और इस पोस्टुलेट्स के डिसएडवांटेजेस डिस्कवर होते गए कि हाँ भाई डाल्टन जी ने तो ये गलती कर दी, डाल्टन जी ने तो ये गलती कर दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ड्रॉबैक्स इन डाल्टन पोस्टुलेट्स, फर्स्ट बहुत मेन है, इट डजंट अकाउंट मतलब यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार की तो बात करी ही नहीं। आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन अब आपकी इसमें खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As per Dalton postulates, elements have unique mass and properties, but when we talk about isotopes, so दोस्तों आइसोटोप क्या होते हैं? एक एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सेम हो, बट उनका जो एटॉमिक मास हो वो डिफरेंट हो। लाइक हमने कार्बन का देखा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जब मैंने आपको एटॉमिक मास समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से हम कार्बन 12 का यूज़ करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एक ही एलिमेंट है पर उसके 3 एटॉमिक मासेस है। पर डाल्टन ने तो बोला था, जो मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट पार्ट में कि आप थर्ड पॉइंट रिमेंबर रखेंगे, तो उसने बोला था कि एक कार्बन, जो कोई भी एक एलिमेंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर उसका मास होता है और पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। बट आप इसमें देख सकते हैं कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स हैव 3 डिफरेंट मासेस, 3 डिफरेंट मासेस हो गए। तो डाल्टन जी ने तो बोला, तो ये बात यहाँ पे कुछ जची ही नहीं जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। पर जब डाल्टन जी ने अपने 6 पोस्टुलेट्स रखे थे तो आइसोटोप नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ऐसा ही कुछ क्या हुआ क्लोरीन के साथ भी हुआ। सेम विद हैव क्लोरीन मासेस ऑफ 37 एंड 35। तो क्लोरीन के भी ऐसे 2 आइसोटोप्स है जिसके मास 37 और 35 है। सेम विद प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो ये बात कुछ जमी नहीं, तो इनके क्या हो गए, हैविंग डिफरेंट मासेस एंड इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। राइट, ऑल्दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोटोप का मतलब यही होता है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट इनके मासेस भी अलग हो गए। तो जो डाल्टन ने बोला थर्ड पोस्टुलेट तो पूरा उसका रिवर्स ही हो गया। राइट, आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, जब हम आइसोबार की बात करते हैं,
आइसोबार में क्या होता है, इनके मास नंबर यानी इनका एटॉमिक मास सेम होता है, इनके प्रोटॉन्स बदल जाते हैं यानी इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। लाइक कैल्शियम एंड आर्गन हैव 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हैव सेम मास नंबर। अब देख सकते हैं कैल्शियम और आर्गन बिल्कुल अलग। कैल्शियम इज अ मेटल एंड दिस इज अ नोबल गैस, सो दे हैव अ सेम मास नंबर। इनका दोनों का 40 हुई है और इनके एंड हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज कॉल्ड आर आइसोबार्स। इनको आइसोबार्स दिया गया है, ठीक है। तो कैल्शियम और आर्गन के एटॉमिक मास सेम है, ऑल दो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको फोर्थ पॉस्टुलेट्स भी रिमेंबर रखने के लिए बोला था। आई होप कि फोर्थ पॉस्टुलेट्स में बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास नंबर्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे तो वो चीज़ उल्टी हो गई। सो ये आप ये वाली फिगर में ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला ये लिथियम है। लिथियम एक आइसोटोप है, देखिए आप उसको देख सकते हैं। ऊपर जो होता है, जो हमारा हमको रिप्रेजेंट करा गया है 9th क्लास में, जो हमें समझाया गया है कि ऊपर जो हमारा होते हैं मास नंबर होते हैं और नीचे क्या होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ये मास नंबर होते हैं, एटॉमिक मास, राइट। तो यहाँ पे एटॉमिक मास चेंज हो जा रहा है, तो ये हमारे आइसोटोप है। और यहाँ पे मैंने आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे पोटेशियम के साथ भी यही होता है। तो ये हमारे आइसोबार हो गए। तो आई होप आपको फर्स्ट ड्रॉबैक क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में डेल्टन ने आइसोटोप और आइसोबार की बात ही नहीं करी, ना उसने ऐसा कुछ दिमाग में आया कि हाँ आइसोटोप और आइसोबार की ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड ड्रॉबैक पे, आइडिया ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। जैसे मैंने आपको सेकंड पोस्टुलेट रिकॉल करवाया था, सेकंड पोस्टुलेट में वो बोलता ही है कि भाई एटम एक पूरी बॉल है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक मैटर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैटर है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, राइट। तो उसने बोला कि ये जो एटम्स हैं ये पूरे मतलब ये एक तरह से गोल गोल ही हैं, इनके अंदर और हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, एक ये कोर चीज़ है, राइट। जैसे आपके सामने कोई भी एक पत्थर पड़ा है, आप बोलोगे कि ये माउंटेन जो है ये पत्थरों से बना है और वो पत्थर छोटा सा टूट के आ गया, तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं इस पत्थर के अंदर और भी कोई चीज़ होगी, नहीं बोल सकते ना। तो ऐसा ही कुछ डेल्टन जी ने सोचा। तो ये बात तो गलत हो गई जब जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ है 1900 में, और अर्नस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताया। तो जब रदरफोर्ड ने बताया तो उसने तो भाई पूरी बाजी पलट गई थी। जब आप अगले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, जे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोहर मॉडल ऑफ एटम दिया। तो उसमें हमको एटम अच्छे से पता चल जाता है कि भाई एटम तो भाई पूरा एक अंदर पूरी उसके अंदर घूम रहा होता है, कुछ ना कुछ पूरा ऑफिस बना होता है। कैसा ऑफिस बना होता है एक बार देख लेते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये पीछे में हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे ऑर्बिट्स हो गए, राइट। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और ये होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो भाई जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात आई, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है किसी चीज़ में, क्या पता चला जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ा। जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखा कि भाई इसमें कुछ चार्जेस हैं, यानी हमारे एटम में भी कोई चार्ज होगा, तो जब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन वर्ड आया कि इलेक्ट्रॉन तो भाई नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और अच्छे से इसकी जो डिस्कवरी थी पूरा कंक्लूड करके जो बताया, अब जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से थे उसमें तो पता ही चल गया था कि भाई हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चीज़ें होती हैं। तो फिर हमें पता चला कि भाई हाँ एटम जो डेल्टन जी बोलते थे कि भाई नहीं वो पूरा एक ठोस है अंदर से और डिवाइड नहीं हो सकता, वो तो डिवाइड हो सकता है, और वो तो भाई एक चीज़ों से नहीं 3 चीज़ों से डिवाइड हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ही कम अप विद द न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, रिसाइड इन द मिडल ऑफ एटम। जो प्रोटॉन होता है वो एटम के बिल्कुल बीचों बीच रहता है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के साथ। सो एटम इज डिविजिबल थिंग। सो हमने बता दिया कि एटम डिविजिबल थिंग थी, राइट। ऑल्दो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो 1808 में आई, पर 1900 में जब इलेक्ट्रॉन आया, इस ऑलमोस्ट 100 ईयर के गैप में पता ही चलता, सबको लगता था कि भाई यहाँ एटम और डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज़ अ इनडिविजिबल यूनिट, राइट। जब भी हम एटम के लिए यूज़ करते हैं 3-4 वर्ड्स, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, स्मॉल, अनइमेजिनेबल स्मॉल, बट अब तो हमें पता चल गया कि भाई ना वो अनडिविजिबल तो बिल्कुल नहीं है, वो और डिवाइड हो सकता है। और वो किस में डिवाइड हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस हो गया। सो आप एक बार फिगर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ भाई जो एटम बोला, डेल्टन सिर्फ इसके बाहरी कवर पे आ पाया, इसने सिर्फ इतना समझा कि अंदर पूरा ब्लैंक होगा, बट नहीं, अंदर ब्लैंक नहीं था, अंदर बहुत कुछ चीज़ें थी जो उसको और डिस्कवर करनी थी। तो चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट आई होप मैं अच्छे से समझा पाई।
सो दोस्तों, अगर आपको अब तक का वीडियो समझ में आया, कि आपको हाँ पता चले कि इतनी अच्छी थ्योरी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अब तक का वीडियो कैसे लगा। चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे जंप मारते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो आपकी 10th क्लास में जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ोगे। कार्बन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। एक अपना आप पे केमिस्ट्री बन जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम इसमें ही अच्छे से पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो क्या बात हुई, मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग चीज़ें जब डिस्कवर होती गई तो अलग अलग ड्रॉबैक्स निकलते गए डेल्टन के, कि भाई हाँ इसने तो ये भी कवर नहीं करा, ये भी कवर नहीं करा, राइट। तो क्या एक चीज़ उसने और कवर नहीं करी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में उसने कवर नहीं करा। एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर्स। उसने बोला सिंपल होल नंबर्स में वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हमारा H2O हो गया, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, हम तो यही पढ़ते थे ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई। उसने बोला कि भाई हाँ ऐसे ही कंबाइन होते थे सिंपल होल नंबर्स, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल होल नंबर्स नहीं आते थे, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होल नंबर्स नहीं आते थे। बट जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, डोंट फीचर सिंपल रेशियोज टू कॉन्स्टिट्यूट एटम्स, लाइक ग्लूकोज में तो आता ही नहीं था, इसमें आता था C6H12O6, सुक्रोज है ये इतने और बना C11H12O11। ये तो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ है। ऐसे जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और पढ़ोगे तो आपको तो और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें तो इसमें वाली इसका भी ये वाला भी पोस्टुलेट गलत हो गया, कि जो था कि वो सिंपल होल नंबर्स में कंबाइन हो जाते थे और हमको एक कंपाउंड देते थे। नहीं, वो सिंपल होल नंबर्स में कंबाइन नहीं होते थे। आप देखो, ग्लूकोज पढ़ो, सुक्रोज पढ़ो, राइट। तो सिंपल होल नंबर्स तो है ही नहीं, कहीं दिख रहा है आपको इतने लंबे चौड़े तो फॉर्मूले हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको 10th में अच्छे से पता चल जाएगा, पर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लेते हैं, बहुत कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलो समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली एनी केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको छोड़ दो, आप ये सिंपल अभी समझो, कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से जो चीज़ें बनती हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अगर आपको और जानना, कि कार्बन जो है वो बहुत फ्रेंडली होता है, वो सबके साथ जाके मिल जाता है कि भाई मेरे से दोस्ती कर लो, ठीक है। वो सबको अपने फ्रेंडशिप बैंड बांटते हुए चलता है, ठीक है। तो वो सबके साथ मिल जाता है, तो और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। जिसके साथ वो मिल गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, राइट। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हम जितनी भी स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस, उसके सिंथेसिस, वो कैसे बना, इस सबको एक डिसिप्लिन, एक अलग सब्जेक्ट में आ जाता है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो चलिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट पे करते हैं फटाफट से, कि क्या था फोर्थ पॉइंट। द थ्योरी डजंट, कौन सी थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डजंट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स के बारे में नहीं बताया मैंने, जैसे ही बोला पहले में आइसोबार, आइसोटोप पता चले, फिर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चले, फिर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चले, फिर हमें एलोट्रोप्स पता चले। तो जैसे जैसे कुछ डिस्कवरी होती गई तो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पिछड़ता गया, मतलब उसको बहुत सारा उसको नकारते गए लोग कि भाई ये थ्योरी तो गलत है, या ये थ्योरी का कोई बेसिस नहीं बनता। सो एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं, ये भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। As a Dalton conclude that element have certain properties, but if we look at allotropes of carbon, graphite and diamond, कार्बन के ही एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कि हम एलोट्रोप्स बोले जा रहे हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। एलोट्रोप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन अ 2 or more डिफरेंट फॉर्म्स लाइक कार्बन। कोई ऐसी चीज़ जो 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा फॉर्म में रह सकती है, जैसे कार्बन है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी रहता है और डायमंड की फॉर्म में भी रहता है। तो आप ये बोल सकते हो कि डायमंड इज अ टाइप ऑफ कार्बन, राइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी रहता है, जैसे ऑक्सीजन किस चीज़ में रहता है, ऑक्सीजन रहता है O2 में एंड ओजोन में, ठीक है, डाइऑक्सीजन O2 एंड O3। सो ये भी इसका एलोट्रोप हो गए। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स कौन से हो गए, O2 एंड O3, एंड कार्बन के क्या हो गए, डायमंड एंड ग्रेफाइट, है ना। तो इसमें डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि एक एलिमेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो आप देख सकते हो ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। ग्रेफाइट की पेंसिल्स होती हैं आपकी, राइट। पर डायमंड तो नहीं हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता। डायमंड कितना लश्चरस होता है, कितनी शाइन मारता है, बट ग्रेफाइट को देखो डल सा, कलर भी अलग है, ऑल्दो एक ही चीज़ से बने, पर प्रॉपर्टीज़ कितनी डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी डाल्टन जी गलत हो गए, कि भाई डाल्टन जी ने बोला वो भी गलत, ये चीज़ें हो गई,
राइट। सो ये देखिए एलियोट्रोप्स ऑफ कार्बन आप कुछ देख सकते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर अलग होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर ये होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर पे चली जाइए, आप मत जाइए अभी डीपली, पर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लीजिए कि ये कैसा होता है और ये कैसा होता है, राइट। तो यहाँ पे भी डेल्टन जी गलत हो गए। डेल्टन ने बोला था कि एक एलिमेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है जो स्पेसिफिक होती है, पर यहाँ पे तो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो गई। ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टीज, डायमंड की अलग प्रॉपर्टीज, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे इसके डिसएडवांटेजेस। 4 डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने जैसे बताया कि चारों चीज़, जब 4 नई नई चीज़ें निकल के आई तो 4 नए डिसएडवांटेजेस मिल गए। आइसोटोप, आइसोबार को नहीं बताया उसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं बताया उसने, एलोट्रोप्स को नहीं बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बताया। तो इससे ही हम इसकी जो 6 पॉस्टुलेट्स में कुछ कमियां निकाल सके। पर ऐसा नहीं था कि ये पूरी इसको भी भाई इसके अंदर इतनी कमियां, इसको मना कर दो, बेकार चीज़ है, नहीं। इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस पे जंप मारते हैं। इट एक्ट एज अ बेसिस टू ऑल द अपकमिंग साइंटिस्ट टू स्टार्ट देयर रिसर्च एंड इट बीइंग अ स्टेपिंग स्टोन इन दिस थ्योरीज। जैसे जे थॉमसन की थ्योरीज हो गई, सबने 1808 से लेकर 1900 तक तो इसकी थ्योरी को सच माना था ना, कि भाई हाँ एटम ऐसा ही दिखता है। एटम कैसा दिखता है, ये इसकी एक थ्योरी थी। बिलियर्ड बॉल, जो आप गेम खेलते हैं पूल के, उसमें जो बॉल होती है ना पूरी ठोस सी, वैसी है ये बॉल, है ना, ऐसी। फिर आगे सबने अपने, जैसे जे थॉमसन ने दिए, रदरफोर्ड ने दिए, ये आगे हम पढ़ते रहेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई कैसे कैसे लोग उस चीज़ पे पहुँचे, राइट। ऐसी बात नहीं कि एक बार में सब पूरे वो बन जाते हैं कि भाई एक ही बार में उनका निशान लग जाता है, नहीं, धीरे धीरे सबने डिस्कवरी करी और सब एक कंक्लूजन में पहुंचे कि भाई हाँ अब बताते हैं कि एटम कैसा दिखता है। सो ये एक बार स्टेपिंग स्टोन बना। किसी ने तो बताया कि भाई मैटर के अंदर कुछ तो होता है, एटम होता है, और वो तो सही है, बिल्कुल सही है, बस इसने कुछ स्ट्रक्चर में और कुछ वैसे गलतियाँ कर दी डेल्टन जी ने। नहीं तो वैसे तो बताया ना कि हाँ इसके अंदर एटम बना, ये सब चीज़ें एटम से बनी होती है। सो इट एक्ट एज अ बेसिस। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपरली एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस थ्योरी। केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैंने आपको जब इस वीडियो का पार्ट 1 बताया था उसमें भी डिस्कस किया था। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से थे ये उसने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। ऑल्दो इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसने उनको दिया था वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जितने अच्छे डेल्टन जी ने किए थे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं चलिए पढ़ते हैं इसको। थर्ड पॉइंट है, एबल टू रिकॉग्नाइज एज अ वर्केबल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम एंड अ कंपाउंड। इसने बताया, डेल्टन ने ही बताया। आपका थर्ड चैप्टर का नाम भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। एटम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही एटम हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम हो गया, ठीक है। तो एक और ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये एक एलिमेंट ना रहेगी कि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी सी डिस्टिंक्शन बताई उसने कि एटम और मॉलिक्यूल में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये इसकी थ्योरी से हमें पता चला था कि एक चीज उसने बताई कि हाँ भाई एलिमेंट ये होता है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे आपका H2O है, H2 तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल हो गया, यस, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गया, और ये अपने आप में पूरा कंपाउंड हो गया, राइट। ऑल्दो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन को देखें या ऑक्सीजन को देखें तो ये एलिमेंट हो गए, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, बट ये कंपाउंड है अपने आप में जो किससे बना है, मॉलिक्यूल से। सो ये सब जो डिस्टिंक्शन थी वो अपनी थ्योरी में डेल्टन समझा पाया। जैसे आप डेल्टन के सेकंड पोस्टुलेट और फिफ्थ पोस्टुलेट पे ध्यान देंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। सेकंड और फिफ्थ पोस्टुलेट में वो बोलता है कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन में, मतलब इसकी प्रॉपर एक अस्तित्व रहता है उसमें भी, जैसे वो कंबाइन हो जाए कैसे हो जाए। तो वो बताता है कि कुछ चीज़ें एलिमेंट होती हैं या जो कुछ कंपाउंड होती है वो कंबाइन कैसे होती है। और फिफ्थ पोस्टुलेट में बताता है कि कंबाइन होती हैं वो चीज़ें, यानी एटम जो है वो ऐसा ही रहता है, पर अगर वो एक और, जैसे मान लीजिए एक एटम हो गया, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन हो जाता है तो वो एक नई चीज़ बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है एक, राइट। तो ये सब चीज़ें, यानी ये तो उसने एटम माना और ये पूरे कंपाउंड माना, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन उसने अपने पोस्टुलेट्स में देना चाहा और जो दे भी सका, वो अपने इसमें ये एक कामयाब हुआ कि हाँ वो एलिमेंट और कंपाउंड में अच्छा से बेसिक वर्केबल डिस्टिंक्शन दे पाया। सो आई होप आपको इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्लियर हो गए हैं। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं एडवांटेजेस को, कि उसने वो एक बेसिस बना सबकी थ्योरीज के लिए, एक्सप्लेन प्रॉपर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्केबल डिस्टिंक्शन। अच्छे से बताया कि भाई हाँ एटम ऐसा, एलिमेंट ऐसा होता है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स
एंड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमने H2O वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया। देखिए आप अलग अलग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि डाल्टन ने 1803 में ही बताया, 1904, 1911, 1913, फिर ये और आगे आ गया, ठीक है। तो अलग अलग लोग अपनी अपनी वो करते रहे। ये देखिए इसने वर्केबल डिस्टिंक्शन कैसे बताया, एक बार थर्ड लास्ट पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि इसने बताया कि ऑक्सीजन तो ये हो गया, ठीक है, ये एक एटम हो गया, राइट। ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन में बहुत सारे एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, और मॉलिक्यूल ऐसा होता है। तो एक अच्छे से डिस्टिंक्शन दे पाया वो अपने पोस्टुलेट्स के द्वारा, ठीक है, जो मैंने बताया आपको पर्टिकुलरली फिफ्थ पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट में वो अच्छे से बता पाया। सेकंड पोस्टुलेट को वो इसलिए अच्छे से बता पाया, उसने बताया कि भाई हाँ, जब जैसे आपका कोई भी एक जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी एक वो है NaCl है, तो उसने बता पाया कि भाई हाँ ये Na है, ये एक एटम हो गया, ये भी एक इसका एटम हो गया, दोनों मिक्स हो गए तो ये NaCl बन गया और ये कंपाउंड है। तो इसने बताया कि ना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ ना कुछ घटा, एक ये एटम से कंपाउंड बने, बहुत सारे एटम से मिलके कंपाउंड बने, एक मॉलिक्यूल बना। तो ये अपनी थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। सो आई होप आपको मेरे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और शौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।